तो मूवी की शुरुआत में एक ऐसे आइलैंड को दिखाया जाता है जहाँ कुछ बच्चे शांति से एक रूम में बैठकर टीवी पर कार्टून्स देख रहे होते हैं। तभी एक औरत अचानक से रूम का दरवाजा खोलती है और हड़बड़ी में अपने बच्चे को रूम में बैठाकर तुरंत ही दरवाजे को बाहर से बंद करते हुए वहाँ से चली जाती है। लेकिन इस दौरान सभी बच्चे बाहर का नजारा देख बिल्कुल डर ही जाते हैं, क्योंकि बाहर हर तरफ चीख पुकार मची थी और सभी लोग इस कदर इधर उधर भाग रहे थे मानो कोई उन सबकी जान लेने पर ही उतारू हो। लेकिन कुछ ही पल में बाहर से आवाजें आना बिल्कुल बंद हो जाती हैं, मानो बाहर जो कुछ भी हो रहा था सब थम सा गया हो। तभी जिमी नाम का बच्चा सहमे हुए कदमों से दरवाजे के पास पहुंचता है और अपने पिताजी को पुकारने लगता है, जिसका रिस्पॉन्स उसे इस तरह से मिलता है कि जैसे कुछ लोग दरवाजे को तोड़कर ही अंदर आना चाहते हों। अब जैसे ही कमरे का दरवाजा खुलता है, ज़ोंबी जैसे दिखने वाले कुछ लोग बच्चों पर हमला कर देते हैं और उन्हें जान से मारना शुरू कर देते हैं। परंतु जिमी एक कोने में छिप जाता है और मौका मिलते ही बाहर भाग निकलता है। अब जैसे ही जिमी कमरे से बाहर निकलता है तो वह अपनी माँ को देखता है, लेकिन उसकी माँ जैसे ही उसे देखती है तो तुरंत ही उसे वहाँ से भागने को कहती हैं और खुद को एक शीशे से बने दरवाजे के पीछे बंद कर लेती हैं। लेकिन तभी एक ज़ोंबी उसकी माँ पर हमला कर उसे बेरहमी से काटने लगता है। फिर भी उसकी माँ जिमी को वहाँ से भागने के लिए कहती रहती हैं। अब तक जिमी समझ चुका होता है कि आखिर यहाँ हो क्या रहा है। अब वो तुरंत वहाँ से भागते हुए एक चर्च में पहुँचता है, जहाँ उसके पिता चर्च के पादरी थे। डर से भरे लफ्जों में वो अपने पिता को सारी बातें बताता है कि कैसे कुछ लोग उसकी माँ और दूसरे लोगों को मार रहे होते हैं। परंतु जिमी की बातें सुनकर उसके पिता ऐसे बिहेव करते हैं मानो वे सब कुछ पहले से ही जान रहे हों और वो जिमी से कहते हैं कि बेटा, होनी को कोई नहीं टाल सकता, जो होना है वो तो होकर ही रहेगा। इतना कहकर वे अपने गले में लटका क्रॉस का बना लॉकेट जिमी को दे देते हैं। तभी चर्च के दीवार पर लगे शीशे को तोड़ते हुए बहुत सारे ज़ॉम्बीज अंदर आ जाते हैं, जिन्हें देखकर जिमी तुरंत वहां से भाग पड़ता है और जिमी के पिता उन ज़ॉम्बीज का ऐसे स्वागत करते हैं मानो वो खुद उनसे इन्फेक्टेड होकर ज़ॉम्बी बनना चाहते हों। और होता भी ठीक ऐसा ही है। असल में इस आइलैंड पर एक बायोकेमिकल एक्सपेरिमेंट की वजह से ऐसे वायरस का संक्रमण हो गया था जिससे लोग ज़ॉम्बीज में परिवर्तित हो रहे थे। अब सीन शिफ्ट होता है 28 साल बाद और एक आइलैंड को दिखाया जाता है जहां स्पाइक नाम का बच्चा सुबह सुबह सोकर उठता है और कहीं पर जाने के लिए तैयार होने लगता है। वो अपने बैग में एक टॉर्च और चाकू साथ में लेता है, जैसे मानो वो किसी शिकार या लड़ाई पर जा रहा हो। अब वो सीढ़ियों से नीचे उतरता है तो उसके पिता जेमी उसे नाश्ता बना कर देते हैं। फिर दोनों नाश्ता करने लगते हैं। तभी ऊपर से स्पाइक की माँ आइला के हाथों से कुछ बर्तन फर्श पर गिर जाते हैं, जिसे सुन उसके पिता ऊपर उसे देखने जाते हैं। लेकिन ऐसा होना उनके लिए कोई नई बात नहीं थी। असल में स्पाइक की माँ एक गंभीर दिमागी बीमारी से जूझ रही होती हैं, लेकिन इसके बारे में उन्हें नहीं पता कि असल में उसे हुआ क्या है और इसका इलाज क्या है। तभी स्पाइक भी अपनी माँ के पास आ जाता है, जिसे देख आइला उससे पूछती है कि बेटा, तुम स्कूल नहीं गए? तो इस पर उसके पिता बोलते हैं कि नहीं, आज ये मेरे साथ मेनलैंड में जाएगा। इतना सुनते ही आइला अपने पति जेमी पर गुस्से से चिल्ला पड़ती है कि क्या तुम मारना चाहते हो अपने बेटे को? अभी इसकी उम्र ही क्या है? पत्नी की डांट सुनकर जेमी नीचे चला जाता है और स्पाइक किसी तरह अपनी माँ को शांत कराकर वो भी वहाँ से चला जाता है। तभी स्पाइक के दादा वहाँ पर उसके लिए अपने हाथों से बनाई एक धनुष लेकर आते हैं। फिर दोनों ही बाप बेटे तीर धनुष लेकर घर से निकल पड़ते हैं। रास्ते में उस टापू के सभी लोग उन्हें विदाई देने के लिए खड़े होते हैं और कुछ लोग स्पाइक को शाबाशी भी देते हैं कि जीवित रहकर वापस जरूर आना। अब वे दोनों टापू के अंतिम छोर पर गेट के पास पहुंचते हैं, जहां कुछ साथी शिकारी भी उन्हें विदाई देने के लिए खड़े होते हैं। खासकर स्पाइक को वे सभी बोलते हैं कि मेनलैंड में जाने के बाद खुद को बचाने की जिम्मेदारी तुम्हारी होगी, तुम्हें कोई भी वहां बचाने नहीं जाएगा। असल में मेनलैंड एक ऐसी जगह है जहां अलग अलग हैबिटेट के शिकार करने वाले ज़ॉम्बीज रहते हैं और इनका मेन मकसद ये है कि किसी तरह से इन ज़ॉम्बीज को नष्ट किया जाए और मेनलैंड को अपने रहने के लायक उपयुक्त बनाया जाए। अब टापू का मेन गेट खोला जाता है और दोनों ही बाप बेटे टापू से बाहर एक पतले रास्ते से होते हुए मेनलैंड की ओर आगे बढ़ने लगते हैं, जिसके चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी था। अर्थात मेनलैंड और टापू को जोड़ने वाला सिर्फ यही एक रास्ता था जो हर 4 घंटे बाद पानी में डूब जाता था। मेनलैंड में पहुंचने के बाद जैसे ही वे खुले मैदान को पार करके जंगल में पहुंचते हैं, उन्हें एक ज़ॉम्बी दिखाई देता है जो जमीन पर लेटकर चल रहा होता है, मानो जैसे यही उसकी हैबिट हो। अब जेमी स्पाइक को बोलता है कि बेटा, यही तुम्हारा पहला शिकार है, तुम्हें ठीक इसके गर्दन पर ही तीर मारना है। लेकिन दोनों ही इस बात से अनजान थे कि उनके पीछे और आसपास भी कई सारे ऐसे ज़ॉम्बीज उपस्थित हो चुके हैं। अब जैसे ही स्पाइक अपने शिकारी को तीर मारता है, वो सीधा उसके गर्दन पर ही जाकर लगता है और वो कुछ ही पल में तड़प कर मर जाता है। लेकिन उसके चिल्लाने से वहां उपस्थित सभी ज़ॉम्बीज उन पर हमला करने के लिए दौड़ पड़ते हैं। अब जेमी उन सभी को एक एक करके मार डालता है। वहां से आगे बढ़ने पर उन्हें खुले मैदान में हिरण का झुंड दौड़ते हुए दिखता है, जिसे देखकर वे काफी खुश होते हैं। अब जेमी स्पाइक को एक वीरान पड़े घर में लेकर जाता है। दोनों बड़े ही सावधानी से घर में प्रवेश करते हैं। तभी वे एक ऐसे कमरे में पहुंचते हैं जहां एक आदमी के धड़ को एक थैले से बांधकर उल्टा लटकाया गया था, जिसके सर से लगातार खून टपक रहा था। लेकिन वो बिल्कुल शांत था। शायद उसे वहां संक्रमित होने के लिए छोड़ा गया हो या फिर उसे कोई सजा मिली हो। अब जैसे ही जेमी उसके करीब पहुंचता है, लटका हुआ आदमी तुरंत एक्टिव हो जाता है और ज़ॉम्बीज की तरह व्यवहार
प्रहार करने लगता है। अब इसमें कोई संदेह नहीं था कि वो आदमी संक्रमित चुका है। अब जेमी स्पाइक को उसे जान से मारने के लिए कहता है, लेकिन स्पाइक ऐसा नहीं करना चाहता था। इतने में संक्रमित आदमी बधी हुई रस्सी से छूट जाता है और अब ना चाहते हुए भी स्पाइक उसे एक ही बार में मार गिराता है। इसके बाद वे दोनों उस घर से निकलकर जंगल से होते हुए एक मैदानी इलाके में पहुंचते हैं, लेकिन तभी उन्हें ज़ॉम्बीज़ का झुंड दिखाई देता है, जिन्हें देख जेमी बिल्कुल सहम सा जाता है और स्पाइक को तुरंत ही बिना रुके जंगल में भागने को बोलता है और बताता है कि ये मेनलैंड के सबसे चालाक, फुर्तीले और ताकतवर ज़ॉम्बीज़ हैं, जिन्हें हम अल्फा ज़ॉम्बीज़ बुलाते हैं। दोनों को भागते देख अल्फा भी उनका पीछा करने लगते हैं और वे दोनों किसी तरह उनका शिकार करते हुए और खुद को उनसे बचाते हुए वापस उसी घर में आ जाते हैं जहां दोनों ने संक्रमित आदमी को मारा था और वे तुरंत ही घर के सबसे ऊपरी हिस्से के सीक्रेट कैबिन में छिप जाते हैं और अब रात भी हो जाती है। वे दोनों आपस में बातें कर ही रहे थे कि स्पाइक को दूर कहीं पर आग जलता हुआ दिखाई देता है। जब वो इसके बारे में जेमी से पूछता है तो उसके पिता उसे कुछ भी बताने से मना कर देते हैं और बोलते हैं कि अब तक हम वहां कभी नहीं पहुंच पाए हैं। आधी रात में दोनों आराम कर ही रहे थे कि अचानक पूरा घर हिलने लगता है, क्योंकि उस घर के बगल से ही हिरणों का बहुत बड़ा झुंड तेजी से गुजर रहा था। अब देखते ही देखते पूरा घर धीरे धीरे गिरने लगता है। जेमी तुरंत स्पाइक को जगाता है और घर के पूरी तरह गिरने से ठीक पहले ही वे दोनों बाहर आ जाते हैं, लेकिन उन दोनों का वहां पर रुकना सेफ नहीं था, क्योंकि एक अल्फा ज़ॉम्बी अभी भी उन पर नजर रखे हुए था। अतः जेमी स्पाइक को बिना रुके सीधे घर की ओर चलने के लिए बोलता है और वे दोनों वहां से निकल पड़ते हैं। अब जैसे ही वे दोनों नदी के किनारे पर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि रास्ता थोड़ा थोड़ा पानी में डूबा हुआ था। फिर भी वह किसी तरह वहां से जाने का निर्णय लेते हैं, लेकिन दोनों ही इस बात से बेखबर थे कि एक अल्फा उनका पीछा अभी भी कर रहा है। आधी दूर पहुंचने पर उन्हें पता चलता है कि एक अल्फा उनका पीछा कर रहा है, जिससे वे दोनों और तेज वहां से भागने लगते हैं। अब जैसे ही वे दोनों टापू के मेन गेट पर पहुंचते हैं, उनके शोर सुनकर वहां के गार्ड्स जाग जाते हैं और अल्फा ज़ॉम्बी पर हमला करना शुरू कर देते हैं और कुछ ही पल में उसे मार गिराते हैं, जिससे दोनों की जान बच जाती है। उन दोनों के जिंदा वापस लौटने की खुशी में उनके लिए एक पार्टी रखी जाती है। पार्टी में दोनों बाप बेटे खूब मजे करते हैं, लेकिन कुछ ही देर बाद स्पाइक अपने पिता को किसी दूसरी लड़की के साथ इंटीमेट होते हुए देख लेता है। ये देख उसके दिल पर गहरी चोट पहुंचती है और वह दुखी होकर वापस घर चला आता है। घर पहुंचने पर उसके दादा उससे शिकार के बारे में पूछते हैं तो वह उन्हें सब कुछ बताता है। तभी वह अपने दादा से उस आग के बारे में पूछता है जिसे उसने बीती रात मैनलैंड के घने जंगल में देखा था। तो उसके दादा बताते हैं कि बेटा, वो एक डॉक्टर है जिसका नाम कैल्शन है। कुछ सालों पहले मैं उसके साथ काम किया करता था, लेकिन फिर हमने उसका साथ छोड़ दिया क्योंकि उसमें कुछ भयावह परिवर्तन आने लगे थे। इसके आगे उन्होंने स्पाइक को कुछ भी बताने से इनकार कर दिया और फिर वहां से चले गए। इसके बाद स्पाइक अपनी माँ के पास चला जाता है। सुबह होने पर जेमी जब घर वापस आता है तो स्पाइक उससे नाराज होकर वहां से दूर हो जाता है। बाद में जेमी सबके लिए जब नाश्ता बना रहा होता है तो स्पाइक अपने पिता से इस बात पर बहुत ही गुस्सा होता है कि आपने मैनलैंड में दिखी आग और उस डॉक्टर के बारे में जानबूझकर कुछ नहीं बताया, जिससे मेरी बीमार माँ की मृत्यु हो जाए और आप उस पराई लड़की को अपने घर ले आए। ये सुन जेमी को बहुत गुस्सा आता है और वह स्पाइक को एक थप्पड़ जड़ देता है, लेकिन बाद में उसे एहसास होता है कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है। अब स्पाइक अपनी माँ को उस डॉक्टर के पास ले जाने का निर्णय लेता है, क्योंकि उसके पास अपनी माँ की बीमारी ठीक करने के लिए और कोई रास्ता नहीं था। इसके लिए वह सबसे पहले टापू के मेन गेट के पास ही एक स्टोर रूम में आग लगा देता है और फिर मेन गेट के सभी पहरेदारों से आग बुझाने के लिए बोलता है। अब जैसे ही सभी पहरेदार आग बुझाने के लिए मेन गेट से दूर हटते हैं, वह चुपके से अपनी माँ को बीच पर घुमाने के बहाने मेन लैंड की ओर निकल पड़ता है। अब जैसे ही स्पाइक की माँ आइला समुद्र को पार करके एक ऊंचे टीले पर पहुंचती है तो उसे महसूस होता है कि वह तो मेन लैंड में आ चुकी है। अब वह डरे हुए लफ्जों में स्पाइक को वापस घर लौटने को बोलती है, पर स्पाइक मना कर देता है क्योंकि वह अपनी माँ का इलाज कराना चाहता था और बताता है कि यहाँ यानी मेन लैंड में एक डॉक्टर है जो आपका इलाज कर सकता है। तो उसकी माँ मान जाती है और उसके साथ चलने को राजी हो जाती है। अब सीन शिफ्ट होता है और कुछ सोल्जर्स को अल्फा ज़ॉम्बीज़ का शिकार करते हुए दिखाया जाता है, परंतु अल्फा ज़ॉम्बीज़ उन पर हावी हो जाते हैं, जिससे कुछ सैनिक मारे जाते हैं और कुछ बचे हुए सैनिक अपनी जान बचाकर एक टनल में घुस जाते हैं। टनल में अंधेरा होने के कारण वे सावधानी से अपनी टॉर्च के सहारे आगे बढ़ने लगते हैं। तभी अचानक ही एक अल्फा उन पर हमला कर देता है और वो इतना भारी भरकम होता है कि वह एक सोल्जर को उठाकर उसका शरीर ही धड़ से अलग कर देता है। अब उन सब में से एक ही सोल्जर जीवित बचता है जो अपनी जान बचाकर वहां से भाग निकलता है। अब सीन पुनः शिफ्ट होता है तो स्पाइक और उसकी माँ को दिखाया जाता है जो एक सरसों से घिरे मैदान में खड़े होते हैं। तभी वहां पर एक दुबला पतला अल्फा आ जाता है जिसे स्पाइक बड़ी सावधानी से एक ही बार में मार गिराता है, लेकिन उसकी चीख सुनकर वहां कई सारे अल्फा आ जाते हैं, जिससे बचकर वे दोनों वहां से भागने लगते हैं और भागते हुए वे एक खाली पड़े रेस्टोरेंट में घुस जाते हैं। लेकिन जैसे ही वे उसके अंदर घुसते हैं उनके दम घुटने लगते हैं, क्योंकि रेस्टोरेंट के अंदर ज्वलनशील गैस का रिसाव हो रहा था जो जमीन की सतह से लगभग 3 से 4 फीट की ऊंचाई से होकर पूरे रेस्टोरेंट में फैली होती है। अब सारे अल्फा भी उस रेस्टोरेंट में एक एक करके घुस जाते हैं। तभी अचानक से रेस्टोरेंट के ठीक ऊपर लगे एक ढक्कन को खोलकर कोई सोल्जर जोर से चिल्लाकर दोनों को आवाज लगाता है कि तुरंत जमीन पर लेट जाओ। अब जैसे ही वे दोनों जमीन पर लेटते हैं वो सभी अल्फा पर अंधाधुंध फायरिंग करना शुरू
शुरू कर देता है, जिससे तुरंत ही उस रेस्टोरेंट में भीषण आग लग जाती है और उसमें उपस्थित सभी ज़ोंबी आग में जलकर मर जाते हैं। अब दोनों ही माँ बेटे और सोल्जर आगे की सफर पर निकल पड़ते हैं, लेकिन बीच रास्ते में ही स्पाइक की माँ आइला दूसरी तरफ जाने लगती है, क्योंकि उसने खाली पड़े एक ट्रेन को देख लिया था। अब जैसे ही वह एक कंपार्टमेंट में घुसती है तो वह देखती है कि एक लेडी ज़ोंबी प्रसव पीड़ा से गुजर रही है, जो कुछ ही देर में एक बेबी को जन्म देने वाली होती है, जिसमें आइला उस अल्फा लेडी की सहायता करती है और कुछ ही पल में एक बेबी का जन्म होता है। लेकिन इस दौरान उस लेडी ज़ोंबी की मृत्यु हो जाती है। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि बेबी बिल्कुल ही नॉर्मल थी, यानी उसे किसी भी प्रकार का संक्रमण नहीं था। अब ये सब देख सोल्जर बहुत गुस्सा होता है। वो तुरंत उस बेबी को मारने का आदेश देता है, लेकिन आइला ऐसा करने से मना कर देती है, जिससे नाराज होकर वह उल्टी गिनती करना शुरू कर देता है और बच्चे को मारने के लिए अपनी बंदूक तान लेता है। तभी अचानक से एक अल्फा मेल ज़ोंबी उसे कंपार्टमेंट के ऊपर खिंच लेता है और उसका सिर धड़ से अलग कर उसे जान से मार देता है। अब सोल्जर को मारने के बाद अल्फा ज़ोंबी उन दोनों का पीछा करने लगता है। कुछ ही दूर भागने पर अल्फा ज़ोंबी स्पाइक के बिल्कुल नजदीक आ जाता है और वो जैसे ही उसे मारने वाला होता है, अचानक उसके गर्दन पर एक नुकीली सी चीज आकर चुभ जाती है, जिससे वो सुन्न होकर वहीं पर खड़ा रह जाता है। अब स्पाइक देखता है कि सामने ही एक आदमी अपने शरीर पर अजीब सा लेप लगाए हुए खड़ा है। उस आदमी से स्पाइक पूछता है कि सर, क्या आप ही डॉक्टर नेल्सन हैं? तो इसका जवाब उसे हाँ में मिलता है और वह आदमी वर्षों बाद अपने नाम के आगे सर का संबोधन सुनकर काफी खुश होता है। फिर वो बेहोश पड़े ज़ोंबी के हाथ से सोल्जर का सिर लेता है और उन दोनों को अपने साथ लेकर चल देता है। अब डॉक्टर उन्हें ऐसी जगह ले जाता है जहाँ सिर्फ कंकाल से बने हुए बहुत सारे खंबे थे और उन सभी खंभों के बीच में खोपड़ी से बना हुआ एक बहुत ही ऊंचा मीनार था, जिसे देख दोनों थोड़ा सा सहम जाते हैं। डॉक्टर उन्हें उस जगह के बारे में बताता है कि ये मोमेंटो मेमोरीज है, जिसका मतलब होता है याद रखो, एक दिन सभी को मरना है। और डॉक्टर उन्हें दिलासा देता है कि घबराओ मत, तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं होगा। अब रात होती है तो स्पाइक डॉक्टर से अपनी माँ की बीमारी के बारे में बताता है। तो डॉक्टर आइला की बॉडी का परीक्षण करता है और उसे बताता है कि तुम्हारी माँ को मस्तिष्क का कैंसर है, लेकिन अब काफी देर हो चुकी है। ये सुनकर माँ बेटे दोनों ही दुखी हो जाते हैं और आइला स्पाइक को अपने सीने से लगा लेती है। फिर उसको दिलासा देती है कि रो मत बेटा, डॉक्टर भले ही मुझे ठीक नहीं कर सकते, लेकिन मेरी मदद जरूर कर सकते हैं। अब डॉक्टर आइला के इशारे पर स्पाइक के पीठ पर अपने मुंह से फूंककर एक इंजेक्शन छोड़ देता है, जिससे वह बेजान सा हो जाता है। फिर आइला छोटी सी बेबी को स्पाइक के गोद में देकर वहां से चली जाती है। अब कुछ देर बाद डॉक्टर एक खोपड़ी लेकर आता है और स्पाइक से बोलता है कि बेटा, अपने माँ के लिए एक अच्छी सी जगह चुनो। इतना सुन स्पाइक रो पड़ता है। फिर वह अपने दिल पर पत्थर रखकर अपनी माँ के लिए खोपड़ियों से बनी इमारत के सबसे ऊपरी जगह को चुनता है और अपनी माँ की खोपड़ी वहां पर रख देता है। अब जैसे ही अगली सुबह होती है, अल्फा ज़ॉम्बी उस छोटी सी बेबी को ढूंढते हुए मोमेंटो मेमोरीज की ओर आने लगता है, जिसे देख डॉक्टर और स्पाइक बेबी के साथ जमीन के अंदर लोहे से बने पिंजरे में छिप जाते हैं। फिर भी वह उन सबको देख लेता है, लेकिन वह बच्चे को पाने में असफल रहता है, क्योंकि स्पाइक उसे बेहोशी का बहुत बड़ा डोज दे देता है, जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। पिंजरे से निकलने के बाद स्पाइक छोटी बेबी को लेकर सीधा अपने आइलैंड की ओर निकल पड़ता है और रात के अंधेरे में वहां से वापस भी लौट आता है। अब अगली सुबह आइलैंड के मेन गेट पर पहरेदारों को बास्केट में एक नन्ही बच्ची रोते हुए मिलती है, जिसमें एक खत भी होता है, जिसमें लिखा होता है कि ये बेबी उन्हीं संक्रमित लोगों का है, इसे खूब प्यार दीजिएगा और इसका नाम आइला है। अब जैसे ही ये खत स्पाइक के पिता जेमी को मिलती है, वह तुरंत दौड़ते हुए टापू के मेन गेट पर पहुंचता है, लेकिन तब तक देर हो चुकी होती है, क्योंकि समुद्र में पानी ऊपर तक आ चुका होता है और स्पाइक उन सब से हमेशा के लिए बहुत दूर जा चुका होता है। अब अगले सीन में स्पाइक को दिखाया जाता है, जिसे कुछ अल्फा ज़ॉम्बीज मारने के लिए दौड़ा रहे होते हैं और वह उनसे बचकर भाग रहा होता है, लेकिन कुछ आगे जाने पर रास्ता ही बंद हो जाता है। तभी अचानक कुछ लोग बंद रास्ते के ऊपर से वहां आते हैं और वे सब एक साथ मिलकर उन सभी अल्फा को मार गिराते हैं। अल्फा ज़ॉम्बीज को मारने के बाद उन लोगों का सरदार स्पाइक को अपना नाम जिमी बताता है और स्पाइक की ओर अपना हाथ दोस्ती के लिए आगे बढ़ाता है। फिर दोनों दोस्त हो जाते हैं। असल में जिमी वही लड़का होता है जो मूवी की शुरुआत में चर्च में अपने पिता को अपनी आंखों के सामने ज़ॉम्बी बनते हुए देखता है और अपने पिता के कहने पर वहां से खुद को बचाकर भाग जाता है और यहीं पर मूवी समाप्त हो जाती है।